देखें जरा, होती क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस कि अगर एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आए और उसकी वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होनी शुरू हो जाए, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी वही चीज कि अगर ये एक कॉइल है, फर्स्ट कॉइल, इसको मैंने कनेक्ट किए हुए बैटरी के साथ, लाइक ये बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और रियोस्टेट के साथ यानी वेरिएबल रेजिस्टर के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो ये देखिए जरा, ये स्लाइडर अगर मूव करेगा, जब स्लाइडर मूव करेगा तो क्या होगा, डेफिनेटली इसमें पास होने वाला जो करंट है उसमें वेरिएशन आनी शुरू हो जाएगी। करंट में वेरिएशन आएगी तो डेफिनेटली इसकी मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आएगी। करीब एक दूसरा भी कॉइल पड़ा हुआ है इस तरह से, ये देखें जरा, इसके साथ जस्ट मैंने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है ताकि करंट को डिटेक्ट कर सके ये। अब ये वाला जो होता है ये कहलाता है प्राइमरी, पता ही है आप लोगों को, दिस इज प्राइमरी एंड द अदर कॉइल इज कॉल्ड सेकेंडरी। ठीक हो गया। अब जरा देखिएगा, अगर मैं स्लाइडर को मूव करवाना शुरू करता हूं तो जैसे 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 स्लाइडर मूव करेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस में वेरिएशन आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही रेजिस्टेंस में वेरिएशन आएगी तो इसमें से पास करने वाला जो करंट है उस करंट में वेरिएशन आएगी, और जब करंट में वेरिएशन आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आएगी। क्यों? क्योंकि हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं कि किसी भी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। तो यहां से क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड जो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लिहाजा जब इस स्लाइडर को मूव करवाऊंगा तो रेजिस्टेंस में वेरिएशन आएगी, रेजिस्टेंस में वेरिएशन आएगी तो ओहम्स लॉ के मुताबिक इसमें से पास करने वाले करंट में वेरिएशन आएगी, और जब इसमें से पास करने वाले करंट में वेरिएशन आएगी तो इसकी वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आएगी तो डेफिनेटली इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आएगी, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आएगी तो ये भी तो उसी, ये जो सेकेंडरी है ये भी तो उसी के मैग्नेटिक फ्लक्स में मौजूद है। तो लिहाजा इसके अक्रॉस फ्लो करने वाला फ्लक्स जो इसकी वजह से फ्लो कर रहा है, जो प्राइमरी की वजह से फ्लक्स फ्लो कर रहा है सेकेंडरी के अक्रॉस, तो सेकेंडरी के अक्रॉस फ्लक्स में चेंज आएगी, और जब सेकेंडरी के अक्रॉस फ्लक्स में चेंज आएगी तो डेफिनेटली सेकेंडरी में करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। तो अब ये जो फिनोमिना है, ऐसा फिनोमिना कि जिसमें प्राइमरी के करंट के चेंज की वजह से, प्राइमरी के मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से सेकेंडरी में करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। आगे समझ, दिस इज द फिनोमिना ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, या फिर ड्यू टू चेंज इन करंट इन द नियर बाय कॉइल। क्योंकि जरा फ्लक्स में चेंज किसकी वजह से आ रहा है, इसके करंट की वजह से आ रहा है ना। ड्यू टू चेंज इन करंट कह लें या ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स कह लें, एक ही बात है। इन द नियर बाय कॉइल दिस फिनोमिना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई जी? यस सर। ओके। अब जरा देखें, अगेन हम ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, अगेन हम ईएमएफ फाइंड करेंगे। कौन सी ईएमएफ? वो ईएमएफ जो सेकेंडरी में प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि उसकी ईएमएफ के साथ तो हम इंटरेस्टेड है ही नहीं ना। उसकी कितनी ईएमएफ है वो तो हमें पता है, बैटरी, जो बैटरी की ईएमएफ है ई, तो बैटरी क्योंकि हमने खुद लगाई है तो हमें पता है बैटरी की कितनी ईएमएफ है, लिहाजा उसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हम इंटरेस्टेड है इसमें कि जिसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना की वजह से, जिसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है उस ईएमएफ को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। आई समझ? तो अब जरा देखें, सेकेंडरी की जो ईएमएफ है ई एस, एस फॉर सेकेंडरी, सेकेंडरी की जो ईएमएफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी, आईपी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। प्राइमरी का करंट अगर मैं तेजी से बदलना शुरू कर दूं, प्राइमरी के करंट में, प्राइमरी के करंट में अगर मैं क्विक चेंज प्रोड्यूस करना शुरू कर दूं, तेज तेज चेंज प्रोड्यूस करना शुरू कर दूं, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि इसकी वजह से पैदा होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में भी तेज तेज वेरिएशन आएगी। तो जब इसकी वजह से पैदा होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन तेज आएगी तो सेकेंडरी के अक्रॉस मैग्नेटिक, सेकेंडरी में जो करंट प्रोड्यूस होगा, सेकेंडरी में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो भी ज्यादा होगी। क्यों? फैराडेज लॉ, अभी तो हम सीख चुके हैं फैराडेज लॉ, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ये कि E इज, n को हटा दें थोड़ी देर के लिए, E इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स में, जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन तेजी से आएगी उतनी ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। समझ आई बात की? अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन कब तेजी से आएगी? मैग्नेटिक फ्लक्स में इस केस में वेरिएशन तब ज्यादा तेजी से आएगी कि जब करंट में वेरिएशन तेजी से आएगी, डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। ठीक होगा? इसकी वेरिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे।
जितना तेज तेज इसके करंट में वेरिएशन आएगी उतनी ज्यादा यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगी, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में जो है चेंज आएगा। आगे समझ, तो ये चीज लिख दिया कि ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। और साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आएगा, क्यों? अगेन अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ की वजह से ऐसा होगा। ठीक है, अगले स्टेप में प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएं तो क्या बनेगा? इक्वालिटी साइन आएगा और साथ आएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी m। अब ये m क्या है? दिस m इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस m इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, m इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस? ये बता दिया आपको, m इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, इसे यहां पे इक्वेशन 1 का नाम देके सेव कर लें। नाउ अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, बट अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, फेराडेज लॉ के मुताबिक हमें यह भी पता है, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, फेराडेज लॉ के मुताबिक हमें यह भी पता है कि सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब इस चीज को जरा देखिएगा, ये साइड में मिटा देता हूं पहले। ये अब आप लोगों ने मुझे जवाब देना है इस चीज का। मुझे ये बताएं, ये एन किसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सेकेंडरी या प्राइमरी? हाँ जी, एन किसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सेकेंडरी या प्राइमरी? एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। देखें ईएमएफ किस में प्रोड्यूस हो रही है? सेकेंडरी में प्रोड्यूस हो रही है ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी किसके होंगे? सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स के साथ हम इंटरेस्टेड हैं, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स के साथ हम इंटरेस्टेड नहीं है। ईएमएफ सेकेंडरी में प्रोड्यूस हो रही है, देयरफॉर ये एनएस जो है सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं। इसी तरह डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ये फाई किसका फ्लक्स है? फाई किसका फ्लक्स है? तो डेफिनेटली ये फ्लक्स सेकेंडरी के अक्रॉस पास कर रहा है, सेकेंडरी के अक्रॉस फ्लक्स में वेरिएशन आ रही है। तो जब सेकेंडरी के अक्रॉस फ्लक्स में वेरिएशन आएगी तो ही सेकेंडरी में ईएमएफ प्रोड्यूस होगी ना। अब प्राइमरी के अक्रॉस जितनी मर्जी फ्लक्स में वेरिएशन आती रहे, एक मिनट ठहरे जरा, मैं आया। यार जी कौन है? देखें सेकेंडरी की ईएमएफ, सेकेंडरी की ईएमएफ को हम डिस्कस कर रहे थे, तो सेकेंडरी में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी तो वो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगी। सेकेंडरी की ईएमएफ ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करने लग जाए। तो इसलिए यहाँ पे एन के साथ क्या आएगा? एस आएगा, यानी सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स। इसी तरह सेकेंडरी के अक्रॉस प्रोड्यूस होने वाली जो ईएमएफ है वो प्राइमरी के रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे तो डिपेंड नहीं कर सकती ना। सेकेंडरी में ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रही है वो सेकेंडरी के अक्रॉस ही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करेगी। तो इसलिए ये फ्लक्स भी किसका होगा? ये सेकेंडरी का रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। इन चीजों पे फोकस करना है। अब ये बुक में भी, बाकी ये चीजें तो बुक में भी लिखी है, ई एन डेल्टा फाई डेल्टा टी, लेकिन वहां पे ये एस 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 टी ये मेंशन नहीं है। यहाँ पे आके स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूज, क्योंकि यही चीज जब उठा के न्यूमेरिकल में यूज करनी पड़ जाती है, फिर वहां पे समझ ही नहीं आ रही होती कि अब नंबर ऑफ टर्न्स हम सेकेंडरी के लिखें या प्राइमरी के लिखें। ईएमएफ प्राइमरी की लिखें सेकेंडरी की लिखें, फ्लक्स प्राइमरी का लिखें सेकेंडरी का लिखें, वहां पे जाके कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो ये आपके सामने मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर ये चीज समझ नहीं है तो पहले ये पूछें, इसके बाद आगे चलते हैं। लें जी बताएं, ये चीज अगर क्लियर नहीं है तो पहले ये पूछें, उसके बाद आगे चलूंगा मैं। सर फिर एक्सप्लेन कर दें एक बार। अच्छा ठीक, इक्वेशन 1 भी है सिर्फ इक्वेशन 2? सर इक्वेशन 2 का एंड से जो आपने बताया। देखिए कि मैं मिटा ही देता हूँ इसको फिर से, ये नहीं, देखें जरा इस चीज को। पहले हमने सेकेंडरी में पैदा होने वाली ईएमएफ फाइंड की बाय यूजिंग आवर एनालिसिस, बाय यूजिंग आवर ऑब्जर्वेशन, पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। अब फिर से सेकेंडरी की ईएमएफ को हम डिस्कस करते हैं, बट बाय यूजिंग फेराडेज लॉ। तो फेराडेज लॉ के मुताबिक अब सेकेंडरी की जो ईएमएफ होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? फेराडेज लॉ क्या होता है? एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। बट द क्वेश्चन अराइजेस के एन किसके नंबर ऑफ टर्न्स है, प्राइमरी के सेकेंडरी के? फाई किसका फ्लक्स है, प्राइमरी के अक्रॉस या सेकेंडरी के अक्रॉस? तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि सेकेंडरी में पैदा होने वाली ईएमएफ हम फाइंड करना चाहते हैं, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स किसके होंगे? जाहिर सी बात है सेकेंडरी के होंगे, क्योंकि सेकेंडरी की ईएमएफ सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगी, प्राइमरी के तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं कर सकती।
इसी तरह सेकेंडरी की ईएमएफ जो है वो सेकेंडरी के ही फ्लक्स पे डिपेंड करेगी। सेकेंडरी की ईएमएफ कभी प्राइमरी के फ्लक्स पे डिपेंड नहीं कर सकती। सेकेंडरी की ईएमएफ कभी प्राइमरी के फ्लक्स पे डिपेंड नहीं कर सकती। सेकेंडरी की ईएमएफ सेकेंडरी के फ्लक्स पे डिपेंड करेगी। तो इसलिए यहाँ पे NS और phi s आया। हुआ क्लियर अब? यस सर, थैंक यू। नाउ बाय 1 and 2 इक्वेशन 1 और 2 को अब यूज करें। देखें दोनों ही सेकेंडरी की ईएमएफ हैं, तो अब लिखा जा सकता है m डेल्टा आई p डिवाइडेड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू NS डेल्टा फाई s डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब ये दोनों डेल्टा t कैंसल आउट हो गए, तो जब कैंसल आउट हुए तो बाकी क्या बचा? बाकी बचा m डेल्टा आई पी इज इक्वल टू NS डेल्टा फाई s। NS डेल्टा फाई s ले जी, यही है फाइनल फॉर्मूला जो आप लोगों की बुक में भी ड्राइव हुआ पड़ा है। वहां पे उसने डेल्टा हटा दी है, बस इतना काम किया है कि डेल्टा के बगैर लिख दिया MIP इज इक्वल टू NS फाई s। ठीक है, और यहां से अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी हो तो NS फाई s डिवाइडेड बाय IP। करंट कौन सा है? करंट प्राइमरी के, इस चीज का ध्यान रखना है आपने। लें जी, अब इसका ले लें स्क्रीनशॉट, कोई मसला है तो पूछ लें, फिर चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। देखें, कहता है द करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट कॉइल चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पेयर टू 10 एम्पेयर। पहला वाला जो कॉइल है, यानी प्राइमरी कॉइल की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है 2 एम्पेयर से 10 एम्पेयर, यानी प्राइमरी का इनिशियल करंट 2 एम्पेयर है, प्राइमरी का फाइनल करंट 10 एम्पेयर है। कितनी देर में ऐसा होता है? इन 0.4 सेकेंड्स। और साथ ही साथ कहता है कि फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। आपने क्या फाइंड करना है? आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करनी है। आपने फाइंड करनी है म्यूचुअल इंडक्टेंस if EMF of 60 millivolt is induced in the second coil। अगर सेकंड कॉइल में यानी सेकेंडरी में 60 मिलीवोल्ट की EMF इंड्यूस होती है तो आप बताएं म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी होगी। तो देखें, अभी हमने जो दो इक्वेशंस बनाई थी ना, पहली वाली इक्वेशन जो बनाई थी उसे हम यूज करेंगे। वो पहली वाली इक्वेशन क्या थी? वो ये थी, E इज इक्वल टू M डेल्टा आई टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ऐसा ही था। और ये ईएमएफ किसकी थी? ये थी सेकेंडरी की। करंट किसका था? प्राइमरी का। यानी सेकेंडरी में पैदा होने वाली ईएमएफ प्राइमरी के रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड करती है कि प्राइमरी में कितनी तेजी से करंट चेंज हो रहा है। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट आपके पास सेव है, देख लीजिएगा, ऐसे ही था ये। अब यहां से हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करनी है, तो बहुत आसान, म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू ES मल्टीप्लाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा IP। सीधी सीधी वैल्यूज पुट करें, ये है 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। इसी तरह टाइम कितना है वो बताया हुआ है 0.4 सेकेंड्स, डिवाइडेड बाय करंट कितना प्रोड्यूस होगा, चेंज इन करंट कितने, सॉरी, तो चेंज इन करंट कितने देखें जरा। चेंज इन करंट है 8 एम्पियर्स, डेल्टा IP है, ध्यान रखना इस चीज का। तो चेंज इन करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है प्राइमरी में? वो प्रोड्यूस हो रहा है 8 एम्पियर्स का। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। मैं एक मिनट इसको कैलकुलेट कर लूं, बल्कि यहीं से देख के लिख देता हूं कितनी है ये आ जाएगी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 हेनरी। ये इसका यूनिट है, ये आपको बताने की मुझे याद नहीं रही। म्यूचुअल इंडक्टेंस M, इसका यूनिट होता है हेनरी। ठीक है, और हेनरी इक्वल किसके होता है? यहीं से आप देख लें, बेशक ये इस जगह से देख लें कि ये हेनरी किसके इक्वल बनेगा। डिफरेंट मार्कर यूज कर लेता हूं, बिल्कुल क्लियर है कि हेनरी विल बी इक्वल टू, इसका यूनिट होगा वोल्ट, टाइम का होगा सेकंड, करंट का होगा एम्पेयर, तो वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, ये 1 हेनरी इसके इक्वल होता है। MCQ में पूछा जा सकता है आप लोगों से। अच्छा खैर, ये तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई। पहला सवाल तो उसने यही पूछा था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करें, सो हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड कर ली। अब अगला सवाल उसका जरा देखें, अब फिर जरा देखिएगा, कहता है अब क्या होगा, आल्सो डिटरमिन द इंड्यूस EMF। अब आप इंड्यूस EMF कहता है कैलकुलेट करके बताएं। पहले उसने बताई हुई थी कितनी EMF इंड्यूस हो रही है, लेकिन इस मर्तबा कहता है अब आप जरा इंड्यूस EMF फाइंड करके बताएं इन्हीं दो कॉइल्स के लिए। कॉइल्स नहीं चेंज किए, यही दो कॉइल्स हैं, इन्हीं के लिए आप सेकेंडरी कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करके बताएं, सॉरी इंड्यूस EMF फाइंड करके बताएं। कब? कहता है in the second coil if the current in the first coil change from 4 ampere to 16 ampere। अब करंट में कितना चेंज प्रोड्यूस हो रहा है?
अब करंट में चेंज प्रोड्यूस हो रहा है 4 एम्पेयर से 16 एम्पेयर, यानी अगेन ये पार्ट बी का नाम दे देता हूं मैं। अगेन इनिशियल करंट इन प्राइमरी कितना बताया हुआ है, अब बताया हुआ है 4 एम्पेयर, और फाइनल करंट इन प्राइमरी वो कितना बताया हुआ है, वो बताया हुआ है 16 एम्पेयर। ठीक है, तो कहता है कि और ये करंट में वेरिएशन कितनी देर में आती है, वो वेरिएशन का टाइम बताया हुआ है 0.03 सेकेंड्स, 0.03 सेकेंड्स। कहता है अब आप जरा बताएं कि अब कितनी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी इस मर्तबा। तो बहुत आसान, देखें फिर से यही वाला फार्मूला यूज कर लें कि ई एस इज इक्वल टू एम डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब इस मर्तबा म्यूचुअल इंडक्टेंस हम फाइंड कर चुके हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट वो चेंज नहीं होगी, वो एक दफा जो कैलकुलेट कर ली इस केस के लिए अब वो वही है। तो एम की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई करंट कितना है, प्राइमरी का करंट, प्राइमरी के करंट में चेंज कितना प्रोड्यूस हो रहा है, इस मर्तबा चेंज प्रोड्यूस हो रहा है 12 एम्पेयर्स का, तो ये लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय 12, कितने कितनी देर में, 0.03 सेकंड्स में, तो ये नीचे लिख दिया 0.03 सेकंड्स। बस कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लें, डायरेक्टली मैं इसका आंसर लिख देता हूं, ये बनेगी 1.2 वोल्ट। इतनी वोल्टेज की ईएमएफ इस दफा प्रोड्यूस होगी सेकेंडरी में। ठीक होगा, लेने इसका स्क्रीनशॉट, कोई मसला है तो पूछ लें।